देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो आज हम लोग सर्विस कॉस्टिंग का 3 क्वेश्चन बाकी था। ये देखो मैंने लिख के रखा था। एक है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 1 2 और एक इलास्ट्रेशन 11। ठीक है, तो दोनों मतलब तीनों अलग अलग टॉपिक में है शायद, मुझे जितना लग रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन का है लेकिन थोड़ा सा अलग। अच्छा देखो हम लोग इलास्ट्रेशन 11 से स्टार्ट करेंगे जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे है। देखो गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग मैम। देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इस पे हमें किस चीज का ध्यान देना चाहिए, मतलब अगर हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, सर्विस कॉस्टिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये केस आ रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो क्या चेक करना पड़ेगा, पर स्टूडेंट से हम लोग कितना कॉस्ट लेंगे, सॉरी पर स्टूडेंट से क्या हम लोग फीस चार्ज करेंगे, है ना। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अगर देखें तो इसका अगर इनकम एक्सपेंसेस हम लोग देखें क्या क्या हो सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इनकम जो है स्टूडेंट से लिया गया फीस हो सकता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो स्कूल कॉलेज वगैरह में जैसे साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी डिपार्टमेंट होते हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब सभी कवर होगा ना। तो वहां पर जैसे मान लो लैब वगैरह है तो लैब चार्जेस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते चार्जेस फॉर यूजिंग लैब, ये सब। ठीक है, तो ये सब इनकम हो सकता है। जैसे मान लो कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी दिया जा रहा है तो वो भी, जैसे मान लो जाने आने का ये बस वगैरह दिया गया है तो उससे भी एक अर्निंग हो सकता है, कैंटीन वगैरह। तो इस लेकिन मेन इनकम वो तो हो गया मतलब साइड इनकम, मतलब इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट इनकम क्या है, स्टूडेंट से लिया गया फीस। ठीक है, और एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक्सपेंसेस हो सकता है रिपेयर्स मेंटेनेंस। ठीक है, रिपेयर्स मेंटेनेंस, जो भी बिल्डिंग वगैरह है जहां पर क्लास वगैरह चलता है उसका इक्विप, ट्यूशन फी, हाँ वो भी होगा, इक्विपमेंट वगैरह। ठीक है, इक्विपमेंट वगैरह खर्चा हो सकता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब ये सब होगा। जैसे मान लो स्कूल कॉलेज में जैसे जो टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं उनका जो सैलरी दिया जा रहा है वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का खर्चा होगा। ठीक है, कुछ पियोन वगैरह रख रहे हैं वो भी खर्चा होगा। तो ये इनकम होगा, इस टाइप का एक्सपेंसेस होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पर स्टूडेंट से हमें कितना फीस चार्ज करना है। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्योंकि हम लोग सर्विस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, एक स्टूडेंट को जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बिहाफ में उनसे हम लोग क्या फी चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में काफी सारा पॉइंट है तो पॉइंट सारा दिमाग में रखना है तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एडी हायर सेकेंडरी स्कूल, ये मतलब जो है समरी करके नाम दिया, AHSS ऑफर्स कोर्सेज फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इन 3 स्ट्रीम्स। तो 3 स्ट्रीम के लिए 11 12 से ही 3 स्ट्रीम होता है, मेनली आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। ये 3 स्ट्रीम का 11 12 स्टैंडर्ड का क्लासेस प्रोवाइड होता है। AHSS रन्स हायर सेकेंडरी क्लासेस अलॉन्ग विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस। अच्छा, पहले तो बोला कि ये लोग आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम चलाता है 11 12 के लिए, फिर इसके बाद एडिशनली बोल रहा है कि उसके साथ साथ ये लोग प्राइमरी सेकेंडरी जो क्लासेस है वो भी जो है वो भी क्लासेस इनका होता है, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस। लेकिन अगर हमें अकाउंटिंग करना है, इट ट्रीट्स हायर सेकेंडरी एज ए सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब जिस सेंटर के लिए, सेंटर मतलब कॉस्ट सेंटर कभी पढ़े होंगे। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि जिस चीज का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, वो पर्सनल हो सकता है, इम्पर्सनल हो सकता है। ठीक है, पर्सनल मतलब जैसे एक लेबर को क्या पेमेंट कर रहे हैं तो ये पर्सनल हो गया क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। तो इस तरह से होता है, ये हम लोग जो है बेसिक में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हमारा क्या है, जिस चीज का हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है, किस चीज का, हायर सेकेंडरी क्लासेस को इन्होंने एक सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर माना हुआ है। अकाउंटिंग पर्पस में इन्होंने बोला है कि हम लोग सिर्फ हायर सेकेंडरी क्लासेस का जो भी खर्चा होता है, हायर सेकेंडरी मतलब 11 एंड 12, ठीक है, तो उसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग उसी का करना पड़ेगा, अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड, है ना।
तो हमें रिकॉर्डिंग इसका चाहिए, तो हमें डिटेल्स भी इसी का मिलेगा। अकाउंटिंग का मतलब तो रिकॉर्डिंग होता है, तो अकाउंटिंग पर्पस, रिकॉर्डिंग पर्पस में हम लोग हायर सेकेंडरी वाले जो स्ट्रीम है उसको, मतलब हायर सेकेंडरी जो क्लासेस है, मतलब 11 12 में, 11 में 3 स्ट्रीम का, 12 का 3 स्ट्रीम का, इसे हम लोग सेपरेटली ट्रीट करते हैं। द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल वांट्स टू रिवाइज इट्स फीस स्ट्रक्चर फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट लोग जो पढ़ते हैं उनसे एक फीस लिया जाता है। अब इन्होंने सोचा है, इनके जो मैनेजिंग कमिटी में है उन्होंने सोचा है कि जो भी फीस लिया जाता है उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है, मतलब चेंज करना है। The accountant of the school has provided the following details, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसी सेक्टर में 11 और 12 सेक्टर में अलग से रखा जाता है, तो अकाउंटेंट को बोला गया होगा कि हम लोग फीस स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, तो आप मुझे अकाउंट्स दिखाइए कि कैसे क्या मेंटेन करते हैं, क्या हमारा इनकम है, क्या हमारा एक्सपेंसेस है। तो उन्होंने दिखा दिया। तो देखो उन्होंने अकाउंटेंट जो है उन्होंने क्या डिटेल्स दिया, उन्होंने बोला टीचर सैलरी लगता है हमारा 25 टीचर्स 35,000 पर मंथ करके 12 मंथ्स का। प्रिंसिपल का सैलरी इतना होता है। लैब अटेंडेंट सैलरी 2 अटेंडेंस है 15,000 करके 12 मंथ्स का इतना होगा। सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ इतना। सैलरी टू पियोन, तो 4 पियंस अपॉइंटेड है 10,000 पर मंथ करके 12 मंथ्स का। ये सब इन्होंने डिटेल्स बताया कि इस तरह से ये सब क्या है, एक्सपेंसेस दे रखा है। ठीक है, सैलरी टीचर का हो, प्रिंसिपल का हो, लैब अटेंडेंट का हो, या फिर लाइब्रेरी स्टाफ का हो, पियोन का हो, सभी क्या है हम लोग का एक्सपेंसेस है। सैलरी टू अदर स्टाफ अगेन एक्सपेंसेस, एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर अगेन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एनुअल डे एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये सब खर्चा ही खर्चा, एक्सपेंसेस बता दिया है अलग अलग, मतलब अलग अलग सेक्टर में। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, अदर इंफॉर्मेशन बोला है कि पूरे स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आर्ट्स में 120, कॉमर्स में 360 और साइंस में 180, और ये तीनों मिला के होता है 11 12 स्ट्रीम। गुड इवनिंग विष्णु। ये पूरे मिला के होता है 11 12, और ये बाकी जो है प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा जो इनका जो स्कूल चलता है वहाँ 11 12 के साथ साथ प्राइमरी सेकेंडरी का भी क्लासेस होता है, लैब क्लासेस इन ए ईयर। अब देखो आर्ट्स में तो कोई लैब फैसिलिटी होता नहीं, क्योंकि उनका लैब रिलेटेड काम होता नहीं, लैब रिलेटेड काम होता है सिर्फ साइंस वालों का। ठीक है, और प्राइमरी सेकेंडरी वालों का भी है, तो 156। ठीक है, अच्छा ये क्या है, लैब क्लासेस, मतलब पूरे साल में 144 क्लासेस होता है लैब रिलेटेड साइंस वालों का, और 156 क्लासेस होता है लैब रिलेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वालों का। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन ईयर, 1 ईयर में 2 एग्जाम इनका, 2 एग्जाम इनका, 2 एग्जाम इनका, 2 एग्जाम इनका होता है। टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट्स पर ईयर, हर साल लाइब्रेरी में जो मतलब टाइम स्पेंड एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट्स जो है वो पर ईयर लाइब्रेरी में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो आर्ट्स के स्टूडेंट 180 आवर्स, कॉमर्स के 120, साइंस के 240 और प्राइमरी सेकेंडरी के 60। ठीक है, अच्छा इसके बाद टाइम स्पेंड बाय प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए कितना टाइम अपना स्पेंड करते हैं, तो वो भी दे रखा है 208 आवर्स, 312, 480, 1400। मतलब बेसिकली अगर देखो तो ये पूरा डिटेल्स जो दे रखा है, चाहे कोई भी रिगार्डिंग हो, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, लैब क्लासेस ही नहीं, तो ये पूरे स्कूल का दे रखा है। ठीक है, पूरे स्कूल का मतलब स्कूल में जो भी होता है, जैसे कि स्कूल में 11 है, 12 है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये पूरा ही डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है अदर इंफॉर्मेशन में। अच्छा आगे क्या दिया है, टीचर्स फॉर 11 एंड 12 दे रखा है, कितने टीचर्स अपॉइंटेड है, 4 5 6 एंड 10। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है one teacher who teaches economics for arts stream students also teaches commerce stream students, तो एक टीचर है जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। अब इकोनॉमिक्स आर्ट्स वाले भी पढ़ सकते हैं और कॉमर्स वाले भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए है, फॉर आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट, ये जो टीचर जो आर्ट्स वाले को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं वो कॉमर्स वाले को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। द टीचर टेक्स 1040 क्लासेस इन ईयर, पूरे ईयर में 1040 क्लासेस टीचर जो है वो लेते हैं। इट इंक्लूड्स 208 क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। अब पूरे ईयर में एक टीचर जितने क्लासेस लेते हैं इकोनॉमिक्स का वो है 1040, एक टीचर जो ले रहे हैं। अब इसमें से कॉमर्स का क्लासेस जो है, कॉमर्स वालों के लिए जो क्लासेस अलॉट हो रहा है वो है 208, तो आर्ट्स वालों के लिए कितना होगा,
क्योंकि हमें तो अलग अलग कैलकुलेट करने बोलेगा, शायद वो लास्ट में जाके पता चलेगा कैलकुलेट क्या करने बोला है। अगर एक टीचर है ये पूरे साल में 1040 क्लासेस ले लेते हैं, किसका, इकोनॉमिक्स का, टोटल इको क्लासेस, लेकिन ये इको क्लासेस आर्ट्स वाले का भी लेते हैं और साइंस नहीं, कॉमर्स वाले का भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है इन्होंने 208 क्लासेस कॉमर्स स्टूडेंट को दिया है इकोनॉमिक्स का, तो आर्ट्स वाले को कितना क्लासेस अपॉइंट हुआ होगा इकोनॉमिक्स का, बताओ। 832 माइनस करने से जितना होगा 832 832, ठीक है। तो 832 क्लासेस आर्ट्स वालों के लिए हो जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है देयर इज अनदर टीचर, और एक टीचर है वो टीचर्स मैथमेटिक्स फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट, आल्सो टीचर्स बिजनेस मैथमेटिक्स टू कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट। मतलब एक टीचर है जो कि मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, ये मैथ के टीचर है, मैथ पढ़ाते हैं, और ये साइंस वालों को भी मैथ पढ़ाते हैं एज वेल एज कॉमर्स वाले को भी मैथ पढ़ाते हैं। अब सी टेक्स 1100 क्लासेस इन ईयर, तो 1100 क्लासेस ये पूरे ईयर में लेती हैं, और इन्होंने 160 क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट दिया है, तो कॉमर्स वालों को 160 क्लासेस मिला है, तो इन्होंने साइंस वाले को कितना दिया होगा, ज्यादा, 940 950, ठीक है, 950 या 40, 940 940 क्लासेस साइंस वालों के लिए गया, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे 1 PM इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन, मतलब 11-12 के लिए 8 PM फुल्ली डेडिकेटेड है, मतलब वो सिर्फ 11-12 वाले क्लासेस को ही सर्विस देते हैं। अदर PMs डेडिकेट देयर 15% टाइम फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन, बाकी PMs जो है वो अपने टाइम का 15% ही हायर सेकेंडरी सेक्शन को देते हैं। ऑल स्कूल स्टूडेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन एंड एज पार्टिसिपेट्स इन एनुअल फंक्शन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। सारे स्टूडेंट जो है वो किसी भी सेक्शन से हो, किसी भी एज के हो, वो पार्टिसिपेट करते हैं एनुअल फंक्शन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। तो ये सब अभी तक इंफॉर्मेशन दे रखा है अलग अलग, अभी तक पता नहीं चला है हमें कैलकुलेट करने क्या बोला है, देख लेते हैं क्या कैलकुलेट करने होता है। रिक्वायर्ड यहाँ बता दिया है, कैलकुलेट कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम फॉर ऑल 3 स्ट्रीम्स, ठीक है, 3 स्ट्रीम कौन कौन सा है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है। ये 3 स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पे कॉस्ट पर स्टूडेंट कितना आता है, मतलब इन 3 स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को सर्विस देने के लिए जो कॉस्ट आएगा दैट इज टोटल कॉस्ट, डिवाइडेड बाय हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन कौन से वाली, ये 3 स्ट्रीम के कॉस्ट, और ये 3 स्ट्रीम में जितने स्टूडेंट है उससे डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग पर एनम निकालेंगे, टोटल कॉस्ट पर एनम, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट पर एनम जो होता है डिवाइड करने से पहला आंसर आएगा। तो हम लोग को क्या, किसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम का कॉस्ट हम लोग को पहले कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या कैलकुलेट करने बोला है, if the management decide to take uniform fees of 1000 per month from all higher secondary student, calculate stream wise profitability। अगर सबसे फीस 1000 पर मंथ करके लिया जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा ये बताने के लिए बोला है। और if management decide to take 10% profit on cost, compute fee to be charged। अगर मैनेजमेंट चाहता है कि वो 10% प्रॉफिट चार्ज करे स्टूडेंट से कॉस्ट पे, तो उनके इस हिसाब से फीस कितने होने चाहिए पर स्टूडेंट के हर एक स्ट्रीम का। तो यहाँ पर देखो स्ट्रीम बोला है, ठीक है, हायर सेकेंडरी हर जगह, मतलब बेसिकली हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, प्राइमरी सेकेंडरी रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, पूरा का पूरा हमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम यानी कि स्टैंडर्ड 11th एंड 12th को ऑपरेट करने का जो भी खर्चा है या उनसे जो भी फीस लिया जा रहा है, जैसे कैलकुलेशन करने बोला है वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट क्या क्या कैलकुलेट होगा, टीचर का सैलरी, क्योंकि टीचर ये 3 स्ट्रीम में है, प्रिंसिपल का सैलरी, लैब अटेंडेंस, ये सब जो दिया हुआ है ना, ये सिर्फ एक स्ट्रीम का नहीं दिया हुआ है। द अकाउंटेंट ऑफ द स्कूल हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर ए ईयर, तो ये देखो फॉर ए ईयर, एक साल का उन्होंने पूरा डिटेल्स दिया है, तो ये पूरे स्कूल में जितने भी स्ट्रीम चल रहे हैं प्लस प्राइमरी सेकेंडरी सभी का डिटेल्स दिया हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये देखो हायर सेकेंडरी अलॉन्ग विद प्राइम, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट ट्रीट्स हायर सेकेंडरी एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, तभी तो हायर सेकेंडरी रिलेटेड डिटेल्स को हमें अलग से कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हमें यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी का कॉस्ट पर स्टूडेंट कैलकुलेट करने नहीं बोला है। द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल वांट्स टू रिवाइज इट्स फी स्ट्रक्चर फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट, अकाउंटेंट ऑफ द स्कूल was provided the
द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर ईयर। अब यहाँ पर देखो कैसे पता चलेगा कि ये पूरे मतलब सिर्फ 11-12 का नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी का भी डेटा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर सैलरी 25 टीचर्स 35,012। तो यहाँ पर ये थोड़ी ना बोला है 25 टीचर जो है, 25 टीचर्स जो है ये कौन से स्ट्रीम का है, तो ये पूरे स्कूल के लिए एप्लीकेबल है। तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए कितना होगा, इस तरीके से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 11, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर एनम मतलब ईयरली। अच्छा, पर्टिकुलर्स तीन स्ट्रीम का मेनली करना है, क्योंकि 11th-12th का ही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस। यहाँ पर चाहे तो एक टोटल कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहला खर्चा है टीचर्स सैलरी, तो यहाँ पर लिखते हैं टीचर सैलरी। कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग इसके लिए वर्किंग नोट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो काफी ज्यादा जगह चाहिए होगा। तो टीचर सैलरी 25 टोटल टीचर्स है। अब देखो यहाँ पर अगर चेक करेंगे ना, तो वो पूरे स्कूल का टीचर का डेटा दिया हुआ है। कैसे पता चलेगा, ये देखो यहाँ पर दे रखा है 11-12 में 4 टीचर पढ़ाते हैं, और आर्ट्स में 4 टीचर पढ़ाते हैं, कॉमर्स में 5 और साइंस में 6, और यहाँ पर 10। तो टोटल करो 4 + 16 10 20 और 5 25 हो गया। मतलब ये तो पूरे स्कूल का डेटा हो गया ना, स्कूल में तो बस यही चलता है 11-12 प्राइमरी सेकेंडरी, इनका स्कूल जो है यही सर्विस प्रोवाइड करता है आर्ट्स कॉमर्स साइंस वालों को और प्राइमरी सेकेंडरी वालों को। तो इसका मतलब टोटल 25 टीचर है, लेकिन हमें 10 टीचर का सैलरी यहाँ पर नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ 4 5 और 6 टीचर का सैलरी दिखाना है। तो आर्ट्स स्ट्रीम में 4 टीचर है, ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम में 5 और साइंस स्ट्रीम में 6 टीचर है। तो इसके हिसाब से हम लोग को सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, इसके लिए कितना जगह चाहिए, एक जगह पे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 2 पेज ही रख देते हैं, यहाँ पर करते हैं। टीचर्स सैलरी, टीचर्स सैलरी आर्ट्स कॉमर्स साइंस। ठीक है, जैसे जो प्रेजेंटेशन कर सकते हो, मैंने ऐसे करके किया है। तो यहाँ पर देखो आर्ट्स में 4 5 और 4, यहाँ 4 टीचर्स हैं, यहाँ 5 टीचर्स हैं, यहाँ 6 टीचर्स है। हम लोग को पूरे ईयर का कैलकुलेट करना है, पर एनम का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टीचर का सैलरी कैसे है 35,000, ये पर मंथ है। कैसे पता चलेगा, तभी ना 12 मल्टीप्लाई हुआ है, ये पर मंथ है तभी तो 12 मल्टीप्लाई हुआ है। तो एक टीचर का सैलरी 35,000, तो 4 टीचर को कितना देना पड़ेगा, 35 × 4, और ये हो जाएगा 35 पर मंथ है। ठीक है, 35 पर मंथ है, ये मंथली हो गया। तो ये मल्टीप्लाई होने से 4 टीचर का मंथली सैलरी कैलकुलेट होगा, इंटू 12 करने से ईयरली सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको चेक करना पड़ेगा कितना। 16,80,000। अच्छा, 16,80,000। यहाँ पर 5, यहाँ भी 35,000 होगा, क्योंकि कोई अलग अलग नहीं है कि कॉमर्स वाले का फीस अलग है, मतलब उनका सैलरी अलग है, फीस बोल रहे हैं सैलरी अलग है, या फिर आर्ट्स वालों का साइंस वालों का, सभी का वही 35,000 करके है बस। 21 लाख। 21 21 लाख। अच्छा, और इसके बाद मैम 25,20,000। 25,20,000। अब ये हम लोग एक एक करके पुट कर देंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहला कितना आया, ये तो 21 लाख है। पहला है 16,80,000 अच्छा, 16,80,000, और लास्ट वाला है 25,20,000। 25,20,000। अगर टोटल करेंगे तो देख लो, टोटल अगर करना चाहे तो हम लोग टोटल भी लिख सकते हैं। 21 ऐसे करके कर लेते हैं ना, 16.8, मैम 63 लाख। 63 लाख।
अच्छा, एक कैलकुलेशन हो गया हम लोग का टीचर्स सैलरी। फिर इसके बाद यहाँ पर टीचर्स रिलेटेड एक डेटा दिया हुआ था। यहाँ पर दिया था ऐसे टीचर है एक जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, आर्ट्स वाले को भी साइंस वाले को भी, और उन्होंने टोटल ईयरली इतना क्लासेस दिया है, जिसमें से कॉमर्स स्टूडेंट को इतना क्लासेस दिया है। अब ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो सैलरी लिखा है ना, ये हम लोगों ने आर्ट्स टीचर का लिखा है, कॉमर्स वालों का और साइंस वालों का, जो साइंस वाले को पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे टीचर है जो दोनों स्ट्रीम को पढ़ाते हैं। जैसे एक टीचर है जो कि आर्ट्स और कॉमर्स दोनों को सर्विस देते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स। तो इसका मतलब जब हम लोगों ने सैलरी कैलकुलेट किया है तो उसमें सैलरी का अपोर्शन होना चाहिए। मतलब ये 16,80,000 जो सैलरी पे हो रहा है, ये सिर्फ आर्ट्स वाले को सर्व करने के लिए होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर कॉमर्स वाला भी इंक्लूडेड है तो वो तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मतलब कैसे कैलकुलेट होगा हम बताते हैं। मतलब हमें री अपोर्शन करना पड़ेगा, सैलरी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे री अपोर्शनमेंट of eco and math teachers सैलरी। ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। समझाते हैं, देखो कैसे होगा। वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पर एक टीचर है, यहाँ पर देखो एक टीचर है जिन्होंने, यहाँ पर लिखते हैं आर्ट्स देखते वन टीचर हु टीचर्स इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट्स। तो टीचर इको टीचर, ठीक है, इको टीचर वो इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स वाले को भी सर्व करते हैं और साइंस वाले को। और इन्होंने पूरा ईयर में क्लास दिया है 1040 क्लासेस पर एनम। क्लासेस पर एनम पूरे ईयर में इतने क्लासेस उन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसमें से साइंस को प्रोवाइड किया है, कॉमर्स को 208। अच्छा सॉरी, मैंने फिर से साइंस, कॉमर्स को 208 क्लासेस प्रोवाइड किया है। तो इनको कितना होगा 1040 माइनस 208, और इसका आंसर आया था 832 क्लासेस। ठीक है, ये तो हम लोग के पास जो इंफॉर्मेशन है उसी से कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर सैलरी भी उसी हिसाब से होना चाहिए। इनको जो सैलरी मिल रहा है, तो अगर सेक्टर वाइज आइडेंटिफाई करें, ये तो एक पर्सन है, ये अपना सैलरी लेके चले जाएंगे, ये आर्ट्स वाले को पढ़ाते, कॉमर्स वाले को पढ़ाते। लेकिन स्कूल अपना जब पूरा डिटेल्स में डेटा कलेक्ट कर रहा है, तब वो क्या करेगा, ये देखेगा कि आर्ट्स में जो टीचर सर्व करते हैं उनको कितना सैलरी दे रहे हैं, भले ही एक टीचर दोनों स्ट्रीम को पढ़ा रहा हो। ठीक है, तो एक टीचर का सैलरी कितना है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो देखो एक टीचर का सैलरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक टीचर का 35,000 है, हर एक टीचर का 35,000 करके है। तो इनका सैलरी पर एनम देखो, सैलरी यहाँ पर करके दिखाते हैं, सैलरी पर एनम 35,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 4,20,000। ये कितने क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए इनको मिलता होगा बताओ। ये 4,20,000 ईयरली जो मिलता है, एक टीचर का सैलरी तो 35,000 करके है ना हर एक टीचर का। तो मुझे ये बताओ कि इनको ये पैसा, ये जो सैलरी है, ये कितने क्लासेस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में मिलता होगा। बोलो कितने क्लासेस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में मिलता होगा। मैम टोटल 1040। 1040, ठीक है। तो 832 के लिए कितना मिलना चाहिए, 208 के लिए कितना मिलना चाहिए। ये कौन करेगा, ये टीचर कभी ऐसे बाइफरकेट नहीं करेगा, वो अपना सैलरी देखेगा। ये बाइफरकेट करेगा स्कूल अथॉरिटी, अगर उनको अलग अलग कैलकुलेट करना हो तो 4,20,000 1040 इंटू 208, ये इतने क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए। तो पर क्लासेस के लिए कितना हो जाएगा, 1040 से डिवाइड इंटू 208 करने से हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देखो ऐसे आ रहा है 83,999। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 84,000 लिख सकते हैं। और यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे 4,20,000 डिवाइडेड बाई 1040 इंटू 830। हाँ बोलो कितना होगा, 3,36,000। ये वाला
यस मैम, माइनस कर दिए। 3,36,000। अच्छा, तो ये हो जाएगा इनका सैलरी। अच्छा, अब देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेनली ये क्या है, मेनली देखो, वन टीचर हु टीचेस इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट हु टीचेस कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स, द टीचर टेक्स 1040 क्लासेस इन a year, it includes 200 क्लास फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये आर्ट स्ट्रीम में ये इंक्लूडेड होगा, क्योंकि जो टीचर है इकोनॉमिक्स के वो क्या करते हैं, वो आर्ट्स और साइंस सॉरी कॉमर्स दोनों को सर्व करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 84,000 का जो सैलरी इंक्लूडेड हो गया है, ये देखो 84,000 का जो सैलरी इंक्लूडेड हो गया है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि आर्ट्स टीचर के सैलरी में वो जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं उनका पूरा सैलरी इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ से 84,000 हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे और कॉमर्स स्ट्रीम में 84,000 ऐड कर देंगे इस तरह से, ठीक है, 84,000 ऐड हो जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह से देखो, there is another teacher who teaches mathematics for science stream student। एक्चुअली देखो ये इनका मेन स्ट्रीम क्या था, इनका मेन स्ट्रीम था आर्ट्स, ऑल्सो टीचर्स, मतलब ये एक्चुअली आर्ट्स स्टूडेंट के लिए ही इनको रखा गया है, बट ये कॉमर्स वाले को भी पढ़ा देते हैं, मतलब ये मेनली आर्ट्स के टीचर है। तो आर्ट्स के टीचर की सैलरी में अगर कॉमर्स स्ट्रीम का सैलरी भी इंक्लूडेड है तो यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, कॉमर्स वाले में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम उनका आर्ट्स था। यहाँ पर देखो, ये पढ़ के देखो, देयर इज अनदर टीचर हु टीचेस मैथमेटिक्स फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। तो ये एक्चुअली साइंस वालों को मैथ पढ़ाने के लिए इनको बुलाया गया है। ऑल्सो टीचेस, ऑल्सो मतलब ये इसके साथ साथ ये बिजनेस मैथमेटिक्स कॉमर्स वाले को पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, रीअपोर्शनमेंट का। तो यहाँ पर लिखते हैं मैथ टीचर, इनका मेन स्ट्रीम है। मैम वो 84,000 लेस क्यों किया? कौन सा 84,000 लेस क्यों किए? यस देखो ये जो है 16,80,000 ये टोटल टीचर का सैलरी था, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कौन से टीचर का सैलरी है, जो सिर्फ आर्ट्स वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। लेकिन एक ऐसा टीचर है जो मान लो 3 टीचर है, ठीक है, सपोज 3 टीचर है, इनका ये आर्ट्स में पढ़ाते हैं, ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाते हैं, इनको 10,000 मिलता है, इनको भी 10,000 मिलता है, इनको भी 10,000 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब आर्ट्स स्ट्रीम में टोटल हम लोग पे करते हैं 30,000। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये जो टीचर है ये सिर्फ आर्ट्स वाले को ही सर्विस देते, ये सिर्फ आर्ट्स वाले को सर्विस देते, लेकिन ये टीचर जो है ये आर्ट्स के साथ साथ कॉमर्स वाले को भी सर्विस देते हैं, ठीक है। तो इनको सैलरी कितना मिलता है, इनको भी सैलरी मान लो 10,000 ही मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पर देखा है। लेकिन ये 10,000 जो इनको मिलता है ये मेनली आर्ट्स स्ट्रीम में सर्व करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन ये आर्ट्स वाले को भी सर्व करते हैं, एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो आर्ट्स का भी है कॉमर्स का भी है, ठीक है। तो ये आर्ट्स वाले को भी पढ़ा देते, कॉमर्स वाले को भी पढ़ा देते, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट को मान लो पर स्टूडेंट का अगर सैलरी जो है, सॉरी पर स्टूडेंट का बोल रहे हैं, अब मान लो आर्ट्स वाले को पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स ही ले लेते हैं एग्जांपल के हिसाब से, और कॉमर्स वाले को भी साथ साथ इकोनॉमिक्स दिखा देते हैं, लेकिन ये तो मेनली आर्ट्स के टीचर है। तो कॉमर्स में जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने का मान लो उनका सैलरी आता है 2,000 और आर्ट्स वाले का आता है 8,000, ऐसे मिला के ये 10,000 चार्ज करते हैं। तो इनको स्कूल से 10,000 मिल जाता है, इनको भी 10,000, इनको भी 10,000। अब अगर स्कूल अपना आर्ट्स में जो भी टीचर है जिनको अपॉइंट किया गया है उनका सैलरी कैलकुलेट करेगा, तो बोलो कितना करेगा, 10 10 10 या फिर 10 10 8, कितना करेगा? 10 10 8, क्योंकि 2,000 तो कॉमर्स का है। हाँ, तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ, लेकिन अमाउंट अलग है। यहाँ पर मैंने 10 10 दिखाया। अब देखो यहाँ पर हर एक टीचर का सैलरी कितना है, यहाँ पर देखो जो टीचर 2 स्ट्रीम को सर्व करते हैं उनका सैलरी भी सभी का 35,000 है, किसी का भी अलग सैलरी नहीं है, ठीक है। तो 35,000 करके इनको जो सैलरी मिलता है वो टोटल होता है 4,20,000। लेकिन 4,20,000 इनका जो सर्विस है वो इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिल जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स ये सिर्फ आर्ट्स वाले को नहीं पढ़ाते, आर्ट्स और कॉमर्स। तो कॉमर्स के लिए जितना इनको पे किया जाता है उतना आर्ट्स स्ट्रीम से एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी दिया गया है ये टीचर के हिसाब से दिया गया है, ठीक है, टीचर को कितना सैलरी मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर एपोर्शन करेंगे कि आर्ट्स के लिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट को सर्व करने के लिए टीचर को कितना सैलरी दिया गया है। अगर कोई ऐसे टीचर है जो कॉमनली 2 सेक्टर में सर्विस देते हैं या मोर देन 2 में देते हैं तो वो हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। समझ में आया? यस
तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, और जो कॉमर्स वाले का था वो यहाँ पर हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया। सेम चीज यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट में भी होगा, बस यहाँ पर मैथ्स का पार्ट आ रहा है। तो मैथ्स के जो टीचर हैं फॉर साइंस स्ट्रीम, मेनली साइंस स्ट्रीम के लिए, ठीक है, इनका भी सैलरी कितना होगा? इनका सैलरी भी वही सेम है, क्योंकि सारे टीचर का सैलरी कितना है? सारे टीचर का सैलरी 35,000 पर मंथ करके, 4,20,000। ये अपना 4,20,000 सैलरी लेके चले जाते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रीम को सर्व नहीं करते, कंबाइन ही 2 स्ट्रीम का करते हैं। लेकिन हम लोग स्ट्रीम वाइज टीचर का सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें अलग करना पड़ेगा अगर कंबाइनली कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, ये बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा देते हैं कॉमर्स स्ट्रीम को। सी टेक्स 1,100 क्लासेस इन ईयर। अब इनको 1,100 क्लासेस लेना पड़ता है पूरे साल में, और इसके बदले ये पैसा लेके जाते हैं। बट स्कूल ये कैलकुलेट करना चाहता है कि साइंस स्ट्रीम में हम लोग कितना सैलरी पे कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू कॉमर्स स्ट्रीम कितना सैलरी पे कर रहे हैं। अब ये ऐसे टीचर हैं जो कि साइंस कॉमर्स दोनों को सर्व करते हैं, तो हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे को कितना क्लासेस? सी टेक्स 1,100 क्लासेस इन ईयर, इट इंक्लूड्स 160 क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो 160 क्लासेस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 940। अब कैलकुलेट करेंगे कि सैलरी, ये 4,20,000 सैलरी जो इनको मिल रहा है, ये टोटल कितने क्लासेस लेने के लिए मिल रहा है? टोटल 1,100 क्लासेस लेने के लिए मिल रहा है। तो 160 क्लासेस के लिए कितना हो जाए? ये हो जाएगा 610,909 आ रहा है, तो 91। और यहाँ पर माइनस भी कर सकते हो, या फिर ऐसे करके कैलकुलेट भी कर सकते हो। मैम इधर आ रहा है 358,909। 358,909, 358,909, ठीक है। तो इसका तो हमें जरूरत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, हम ये टीचर जो है इनके कॉमर्स सेक्टर में, लेकिन ये मेनली साइंस सेक्टर के हैं, है ना। तो इनको सैलरी, इनका सैलरी कहाँ कैलकुलेट हो गया है? साइंस सेक्टर में कैलकुलेट हो गया है। तो साइंस सेक्टर से ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका मेन स्ट्रीम क्या है? ये साइंस के लिए इनको रखा गया था, लेकिन ये कॉमर्स वाले को भी पढ़ाते हैं। मतलब जब हम लोगों ने यहाँ पर सैलरी 3 लिखा है, 3 जगह पे सैलरी लिखा है, तब इनका सैलरी साइंस स्ट्रीम में ही आ गया होगा। लेकिन साइंस स्ट्रीम में जो सैलरी दी है उसमें कॉमर्स स्ट्रीम वाला भी इंक्लूडेड है। कितना? 61,091, है ना। ये देखो, साइंस स्ट्रीम के 61,091, ये वाला मतलब एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमर्स वाला एक्सक्लूड कर देंगे साइंस से, और यहाँ पर कॉमर्स में इंक्लूड कर देंगे। कॉमर्स का खर्चा कम दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स के टीचर मतलब कॉमर्स के टीचर नहीं होने के बाद भी आर्ट्स के टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे कॉमर्स वाले को, साइंस के टीचर मैथ पढ़ा रहे कॉमर्स वाले को, ठीक है। इसीलिए कॉमर्स का जो सैलरी हो रहा है उसे रीअपोर्शन कर दिया हम लोगों ने इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब टोटल रीअपोर्शन का यहाँ पर करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसको करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक जगह से ऐड हुआ, एक जगह से लेस हुआ। इसमें और कुछ नहीं, हमें आर्ट्स का सैलरी एग्जैक्टली मिलेगा, कॉमर्स का सैलरी मिलेगा, और साइंस का सैलरी मिलेगा। हो गया। ये रीअपोर्शन करना जरूरी था, नहीं तो हमें स्ट्रीम वाइज कैलकुलेशन नहीं मिलता। इसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल सैलरी, प्रिंसिपल सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 3। प्रिंसिपल सैलरी कैसे होगा? टोटल सैलरी है 14,40,000। इंफॉर्मेशन देखते, प्रिंसिपल रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है? टाइम स्पेंट है, टाइम स्पेंट बाय प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने टोटल इतना टाइम जो है अपना डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, प्रिंसिपल सैलरी। तो टोटल सैलरी देखते हैं, 14,40,000 पर 14,40,000 पर एनम, ठीक है। अच्छा, अब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो 14,40,000 जो इनको सैलरी मिलता है
और इसको कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम लोग इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या गिवन है। तो इंफॉर्मेशन देखो दिया हुआ है कि प्रिंसिपल कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये जो सैलरी मिलता है ये हर एक सेक्टर में सर्व करने के लिए मिलता है, तो इसका टोटल करना चाहिए कि टोटल कितना आवर्स वो स्पेंड करते हैं ईयरली, तब जाके उनको ये सैलरी मिलता है। तो इसका एडिशन कर लो, 208 312 208 312 480 प्लस 1400 2400। 2400। तो टोटल इनको ये जो सैलरी मिलता है 2400 आवर्स जो है सर्व करने के लिए, ठीक है। अब आर्ट्स में ये कितना टाइम स्पेंड करते हैं, 208 आवर्स, तो आर्ट्स का सैलरी इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। और सिमिलर तरीके से कॉमर्स का भी हो जाएगा, यहाँ पर 2400, अच्छा ये हो गया 312 आवर, और 14,40,000 480, सॉरी 2400 इंटू 480, 2400 इंटू 480। अच्छा ये सब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं 14,40,000। मैम शुरू वाले का है 124,800 1,24,800, और दूसरे वाले का है 187,200 1,87,200। और लास्ट वाले का 288,000। ये हम लोग को लिख देना है 1,24,800, 1,24,800, 187,200, 288, और टोटल भी कर देते हैं 187,200 और 2,88,000, और टोटल करने से 6 लाख। 6 लाख। इसके बाद कौन सा खर्चा है, प्रिंसिपल सैलरी के बाद लैब अटेंडेंट सैलरी। लैब अटेंडेंट सैलरी, इसका भी वर्किंग नोट बनाएंगे क्योंकि यहाँ कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है, इतना सारा कैलकुलेशन। वर्किंग नोट 4। अब देखते हैं लैब अटेंडेंट को कैसे सैलरी मिल रहा है। ये मिल रहा है, 2 अटेंडेंट्स है 15,000 12 मंथ के लिए, मतलब 15,000 पर मंथ करके मिलता है, और 2 अटेंडेंट्स है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी, नहीं लैब क्लासेस इन ए ईयर। तो आर्ट्स में कोई क्लासेस नहीं होता है लैब का, कॉमर्स में भी नहीं होगा, साइंस में होता है प्राइमरी सेकेंडरी में, लेकिन हमें साइंस वाला ही चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी वाला चाहिए नहीं। लेकिन अगर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमें टोटल सैलरी जो दे रखा है हमें उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल सैलरी फॉर टोटल नंबर ऑफ लैब क्लासेस इन ए ईयर, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल करना पड़ेगा, तो पहले देख लेते हैं टोटल सैलरी यहाँ पर कितना है, लिख लेते हैं लैब अटेंडेंट सैलरी। सैलरी 3,60,000 पर एनम, 3,60,000 पर एनम, ये है लैब अटेंडेंट सैलरी। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर साइंस का कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स का ये होता नहीं है। तो 3,60,000 जो मिलता है वो सिर्फ साइंस को सर्व करने के लिए नहीं मिलता है, साइंस और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर है ये दोनों, तो 144 और 156, 144 प्लस 156 क्लासेस के बदले ये होता है। तो इनटू 144 करेंगे क्योंकि साइंस का क्लासेस ईयरली 144 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले 144 और 156 ऐड करेंगे, 300 divided by 300 into 144, 1,72,800। अच्छा 1,72,800
70 to 800, ये हम लोग का साइंस स्ट्रीम में चला जाएगा और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ साइंस रिलेटेड हमें चाहिए और प्राइमरी सेकेंडरी तो हमें कैलकुलेट करने बोला नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है, लास्ट वाले में आ जाएगा 1,72,800, तो टोटल कॉलम में भी वही आ जाएगा 1,72,800। अब नेक्स्ट देखते हैं लैब अटेंडेंट के बाद सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ, सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ, वर्किंग नोट नंबर 5, सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ कितना है चेक करते हैं, 1,44,000 पर एनम, 1,44,000 पर एनम। अब लाइब्रेरी स्टाफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी, ये स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते हैं जितना, उसी हिसाब से लाइब्रेरी स्टाफ को सैलरी हम लोग अपोर्शन करेंगे, मतलब रेलिवेंट डेटा से ही कैलकुलेट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो है लाइब्रेरी में इतना पूरा टाइम देते हैं तो उसी हिसाब से स्टाफ का भी यहाँ पर सैलरी मिलता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, तीनों स्ट्रीम में ही होगा, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। 1,44,000 सैलरी मिलता है, कितने टाइम स्पेंड करने के लिए, ये टोटल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 180, 120, 240, 260, 240 और 260 300, 300 और यहाँ पर 400, 500, 600 हो रहा है टोटल करने पे, 600 आवर सर्व करने पे मिलता है और इंटू 180 तो कितना हो जाएगा, 43,200। 1,44,000 डिवाइडेड बाय 600 आवर इंटू 120, उसके बाद 240, देखो कितना आ रहा है, 28,800। 28,800, ये वाला 57,600। 57,600 और टोटल भी देख लो, हम तब तक लिखते हैं 43,200, 28,800, 43,200, 28,800, 57,600, 1,29,600। 1,29,600, ये कैलकुलेट हो गया स्टाफ का, लाइब्रेरी स्टाफ को दिया गया सैलरी, ठीक है। उसके बाद सैलरी टू पीएन, सैलरी टू पीएन, वर्किंग नोट नंबर 6। अच्छा, ये सैलरी जो है 4 पीएन का है, पूरे ईयर का है 4,80,000, पूरे ईयर का है 4,80,000। सैलरी टू पीएन पर एनम 4,80,000। अब देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाइज कैसा होगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पियोन का यहाँ दिया, 1 PN is fully dedicated for higher secondary section, other PNs dedicated their 15% time for higher secondary sections, ठीक है। हायर सेकेंडरी सेक्शन मतलब 11, 12 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इंक्लूडेड सेक्शन, ठीक है। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक पीएन जो है उनका पूरा पूरा सैलरी हायर सेकेंडरी सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए दिया जाता है, तो एक एक पीएन का सैलरी कितना है वो हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा। मैंने तो टोटल में लिखा है, यहाँ पर देख लेते हैं, पार्ट पार्ट करके दिया हुआ है। एक पीएन का 10,000 पर मंथ, 12,000, तो लिखते हैं पीएन डेडिकेटेड फॉर
हायर सेकेंडरी HS लिख दिया मैंने, ठीक है। तो कितना सैलरी होगा 10,000 इंटू 12 पर एनम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ₹1,20,000 पर एनम। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, बता दिया था देखो 15% बाकी, यहाँ पर बोला था देख लो एक बार 15% अदर PN डेडिकेट देयर 15% टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15% ऑफ अदर PN सैलरी। तो 15% जो है इनका सैलरी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाकी देखो यहाँ पर क्या बोला है 1% जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड होता है, मतलब उनको दिया गया सैलरी पूरे हायर सेकेंडरी सेक्शन के लिए हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, और बाकी लोगों का क्या करेंगे 15% टाइम जो उन्होंने दिया है उसके हिसाब से। तो 15% टाइम के हिसाब से 15% सैलरी है, तो बाकी लोगों को मिला हुआ सैलरी का 15% पोर्शन हम लोग हायर सेकेंडरी के लिए अलॉट करेंगे, ठीक है। तो बाकी कितने हो गए 3 PN हो गए, ठीक है। ये देखो टोटल 4 PN थे, उसमें से एक PN जो है ये एक PN का सैलरी लिया है हम लोगों ने, ये देखो एक PN का, ठीक है। बाकी कितने PN बचे 3। अब कितना करके सैलरी मिलता है सभी को 10,000 पर मंथ करके मिलता है, ठीक है। पूरे साल भर का 12, लेकिन ये पूरा सैलरी जो है हायर सेकेंडरी के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ 15% ही इसका जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि 15% ही वो टाइम डिवोट करते हैं, तो इनको टोटल सैलरी का 15% ही यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये हो गया 12 इंटू 3 36, 3,60,000 का 15%, कितना हो जाएगा 54,000। अब टोटल करना पड़ेगा, हायर सेकेंडरी सेक्शन के लिए कितना पियोन का सैलरी जा रहा है 1,74,000। ये तो टोटल सैलरी आ गया, मतलब 4,80,000 जो है वो पूरा का पूरा हम लोग, जैसे बाकी में हम लोग क्या कर रहे थे टोटल सैलरी को 3 जो है सेक्शन में डिवाइड कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये 3 जो सैलरी है ये पूरा का पूरा हायर सेकेंडरी के लिए नहीं जा रहा है। तो हम लोगों ने 4,80,000 में से सिर्फ 1,74,000 सैलरी जो है हम लोग अपने 11-12 सेक्शन के लिए दे सकते हैं। अब इसमें से आर्ट्स कॉमर्स साइंस का कितना कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो इसमें से ही आर्ट्स का जाएगा, कॉमर्स का जाएगा और साइंस का जाएगा। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखो आर्ट्स का, कॉमर्स का और साइंस का कैसे हम लोग एलोकेट करेंगे। अब अगर देखो तो यहाँ पर और कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया है, देखो यहाँ पर कोई भी ये जो पियोन वाला यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया और कुछ पियोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो कैसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए। देखो जैसे जहां पर रिलेवेंट डेटा मिल रहा है हम लोग उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से कर देंगे, ठीक है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जब जिसके लिए रेलिवेंट डेटा नहीं मिलेगा उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे, क्योंकि देखो लैब नहीं ले सकते पियोन का सैलरी बांटने के लिए, एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हैं, टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट ये भी नहीं ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है देखो 120 प्लस 360 प्लस 180 प्लस 840, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1500, ठीक है। तो ये 1,74,000, अच्छा ये इसमें ये इंक्लूड नहीं करेंगे 840, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन का हो जाएगा है ना। हम लोगों ने ये सैलरी जो है सिर्फ आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए निकाला है, तो 120 प्लस 360 प्लस 180, तो ये कितना हो जाएगा 660 डिवाइडेड बाय 660 स्टूडेंट्स के लिए इतना सैलरी पे करना पड़ता है पियोन को। और आर्ट सेक्टर में कितने स्टूडेंट है 120, तो टोटल देखो चेक करके कितना होगा 1,74,000 डिवाइडेड बाय 660 इंटू 120, तो ये आ रहा है 31636 मतलब 31,600 ऐसा आ रहा है, चेक करते हैं 31,636 ये आ रहा है। फिर यहाँ पर 1,74,000 यहाँ पर डिवाइड कितने से कर रहे हैं 660 से, टोटल क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जो है ये जो सैलरी निकल के आया है ये है सैलरी टू PN फॉर 11 एंड 12 स्टैंडर्ड, ठीक है। ये पूरे स्कूल का नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ ये स्टैंडर्ड में जितने स्टूडेंट है उसी से कैलकुलेट किया है इंटू 360, तो देख लो कितना होगा
तो ये आ जाएगा 949 कितना आ रहा है, ऐसे ही कुछ आ रहा है। मैम 94909। हाँ 94909 1,74,000 डिवाइडेड बाय 660 इंटू 360 था और ये है 180। 4745.5। 4745 मतलब इसको कितना लिखे, 5 लिख देते हैं। टोटल करने से इतना आना चाहिए, आएगा 9 + 6 कितना हो जाएगा, 9 + 6 + 5, हाँ 0 आ रहा है, ठीक है, तो इतना ही हमें लिखना चाहिए। तो ये हम लोग वहां पर लिखेंगे 31,636 पहला हो जाएगा 31,636 31,636 फिर 94,909 94,909 इसके बाद 47,455 और टोटल 1,74,000 क्योंकि हम लोगों ने 1,74,000 को ही यहाँ पर मतलब अपोर्शन किया है, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी टू पीएल। अच्छा इसके बाद देखते हैं कौन सा खर्चा दिया हुआ है। अच्छा इसके बाद दिया हुआ है देखो सैलरी टू अदर स्टाफ, यहाँ पर लिखते हैं सैलरी टू अदर स्टाफ वर्किंग नोट नंबर 7। वर्किंग नोट नंबर 7 सैलरी टू अदर स्टाफ 4,80,4,80 पर एनम, ये पूरे स्कूल के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं अदर स्टाफ रेलेवेंट कोई डेटा है जिससे हम लोग इस खर्चे को अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो है, इस पे हो सकता है, लैब पे नहीं हो सकता, एग्जामिनेशन टाइम स्पेंड बाय लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट ये भी नहीं होगा, प्रिंसिपल वाला भी हो चुका, टीचर्स वाला भी हो चुका। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लेने पड़ेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये 3 स्ट्रीम का हमें लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो डेटा दे रखा है ये हमारे पूरे स्कूल के लिए है, तो ये हम लोगों का आर्ट्स कॉमर्स साइंस प्लस प्राइमरी सेकेंडरी ये सबको सर्व करने पे इनको इतना सैलरी मिलता है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो टोटल पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस था, कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर 4,80,000 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, क्योंकि जो 11th-12th स्टैंडर्ड में पियोन का सैलरी वो बता दिया था कैसे करके हमें देना है, तो हम लोगों ने उस हिसाब से दिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये तो था 1,20,000 इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये 15% लेना था ना, टोटल नहीं लेना था, इसीलिए यहाँ पर टोटल जो है चेंज होता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए, देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ही कर आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तुम लोग चाहो तो नीचे नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4,80,000, ये पूरा पेमेंट होता है कितने स्टूडेंट को सर्व करने के लिए। जब कोई रेलिवेंट हमारे पास एग्जैक्ट कुछ नहीं है तो हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट से कर सकते हैं, क्योंकि ये रेलिवेंट होगा, स्टूडेंट के हिसाब से सैलरी हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई भी डेटा जो है इसके साथ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये टोटल हम लोग का हुआ था 3 सेक्टर के स्टूडेंट का टोटल हुआ था 660 और इसमें 840 ऐड कर देते हैं, तो देख लेते हैं कितना होगा। 1,500 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल 1,500 है, और आर्ट स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट है 120, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम में एज वेल एज वैसे ही हो जाएगा 120, यहाँ पर 360। हाँ बताओ मैम कितना, शुरू वाले का 38400। 38,400, ये वाला और मैम 11520। 1,15,200, 180, 57,600। 57,600, 38,400, 57,600, 38,400 लास्ट वाला था, 57,600 और मिडिल वाला था 1,15,200 और टोटल मैम 211,200। 11,200 हो गया। ये हो गया सैलरी टू
अदर स्टाफ, एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट लिखेंगे एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, वर्किंग नोट नंबर 8, एग्जाम एक्सपेंस, ये बता रखा है 10,80,000 पर एनम, पूरे स्कूल के लिए 10,80,000 पर एनम का खर्चा होता है, पूरे जितने भी स्कूल में क्लासेस होते हैं 11, 12 प्राइमरी सेकेंडरी सबका मिला के। अब देखते हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड एक स्पेसिफिक डेटा था, ये देखो आर्ट्स के लिए ईयरली 2 एग्जाम, कॉमर्स के लिए 2, साइंस के लिए 2, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए 2, इतने सारे एग्जाम जो है कंडक्ट किए जाते पूरे ईयर में। तो पूरे ईयर में कितने सारे एग्जाम कंडक्ट किए जाते, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, और 8 एग्जाम्स के लिए एक्सपेंसेस हो जाता है इतना, ठीक है। तो फिर हम लोग का यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स साइंस का कितना कितना होगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस 10,80,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2, सभी का एक ही जैसा आंसर आएगा क्योंकि सभी में 2 2 है, तो ये एक आंसर निकाल लेते हैं, बाकी सब इतना ही होगा। तो 10,80,000 डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल आउट होने से मतलब 2,70,000 हो जा रहा है, 2,70,000 इसमें एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर 10,80,000। अच्छा ये क्या बोला है यहाँ पर, 2 जो दिया हुआ है नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन ए ईयर, अच्छा ईयरली तो दे रखा है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन ए ईयर, अच्छा अच्छा पर स्टूडेंट वाइज भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर देखो ये जो खर्चा है ये नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन ईयर है, और यहाँ पर आर्ट्स सेक्टर में कितने स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब 120 स्टूडेंट है, और पर ईयर 2 एग्जाम होता है, 360 स्टूडेंट है, 180 स्टूडेंट है, और 840 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन बोला है। तो ये जो खर्चा है ये किस चीज का दिया है, एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर दिया है, तो ये पर स्टूडेंट के बेसिस पे होगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये पर स्टूडेंट के बेसिस पे होगा। दोनों से जाएगा, मतलब जितना एग्जाम हुआ है और जितना स्टूडेंट है दोनों का मिला के होगा। हाँ दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा कि एक एक स्टूडेंट मतलब सेक्टर वाइज कितने सारे एग्जाम हो रहे हैं, मतलब 120 इंटू 2 हो जाएगा, 360 इंटू 2 हो जाएगा, 180 इंटू 2 हो जाएगा, 840 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 120 स्टूडेंट और ईयरली 2 एग्जाम्स, मतलब 240 स्टूडेंट्स पे एग्जाम होगा, इस तरह से होना चाहिए। चेक करके देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 240 और ये 360 का डबल 720 और 360, और ये हो जाएगा 3,000 हो जाएगा, 3,000 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3,000 इंटू 240, 86,400 ऐसे आना चाहिए। ये देखो यहाँ पर क्योंकि 2 एग्जाम हो रहा है, नंबर ऑफ एग्जाम, लेकिन पेमेंट तो पर स्टूडेंट के हिसाब से करना पड़ेगा, स्टूडेंट के हिसाब से एग्जामिनेशन का खर्चा होता है। सोच के देखो हर एक स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए जो आंसर शीट के लिए जो पेपर दिया जाता है, इस हिसाब से तो पर स्टूडेंट का खर्चा ही तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 120 स्टूडेंट ईयरली 2 बार एग्जाम देते हैं, तो 120 मतलब 120 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 360 इंटू 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 180 इंटू 2, 180 इंटू 2, और इसके बाद नेक्स्ट होगा 840 इंटू, ये कैलकुलेट करने से आएगा 86,400। तुम लोग चेक करके देखो 86,400 आ जाएगा। ये देखो 120 इंटू 2, ये आ गया 240, ठीक है।
यहाँ पर भी करके दिखा देते हैं 10,80,000, इसका हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं। ये देखो ये 240 आ जाएगा, 36 का डबल 72 तो 720 हो जाएगा, 720 हाँ, और 180 का डबल तो 360, और 840 का डबल 1680। अब प्लस करो, 720 प्लस 360 प्लस 240, तो ये 3000 हो जाएगा, ठीक है। इनटू कॉमर्स में ये वाला 360 इंटू 2 मतलब 720। अच्छा तो 10800000 ज्यादा हो गया नहीं, ठीक है। 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 720, 2 लाख 3600 नहीं है, गलत हो गया, 240 प्लस 720 प्लस 360 प्लस 1680, हाँ 3000 आया था। 10,80,000 यहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। 3000, हाँ बोलो कितना आ रहा है? सेकंड वाले का 259200 है क्या? 259, हाँ 2,59,200। 10,80,000 divided by 3,000 into 360, तो 1,29,600, और इसका टोटल भी कर लेते हैं, 2,59,200 प्लस 86,400, तो टोटल हो जाएगा 4,75,200। 4,75,200, 86,400, 2,59,200, 1,29,600, ये हो गया एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर। अच्छा इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वर्किंग नोट नंबर 9। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये है 15,20,000 पर एन पूरे स्कूल का। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई रेलिवेंट डेटा हमारे पास नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट से कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। 15,20,000 मिल जाता है, टोटल 3,000 है शायद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नहीं 1,500 है क्या, 1,500 है शायद, 120 प्लस 360 प्लस 180 प्लस 840, हाँ 1,500। 15,20,000 divided by 1,500 into 120, 360 और 180, चेक करते हैं कितना कितना होगा। 15,20,000 डिवाइडेड बाई 1,500 करने पे 10133 ऐसा कुछ आ रहा है, इंटू 120, तो ये आ जाएगा 1,21,599 मतलब 600, ठीक है। अच्छा अब ये नेक्स्ट वाला इंटू करेंगे 360, तो ये हो गया 3,64,800, 3,64,800, और ये हो जाएगा 1,82,400, 1,82,400। अच्छा अब ये लिख लेते 1,21,600,
1,21,600, 3,64,800, 1,82,400। अच्छा, ये सबका टोटल कितना हो गया? 1,82,400 मेरा लिखा हुआ है कैलकुलेटर पे, 3,64,800 प्लस 1,21,600, तो ये आ रहा है 6,68,7,999, मतलब 6,68,000, मतलब 6,68,800 आ। नेक्स्ट है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। एनुअल डे एक्सपेंसेस, इसके बारे में एक स्पेसिफिक डेटा दिया हुआ था, लिख लेते हैं पहले। एनुअल डे एक्सपेंस, वर्किंग नोट नंबर 10। एनुअल डे एक्सपेंसेस है 4,50,000। यहाँ पर बोला था कि जो भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, ऑल स्कूल स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन एंड एज पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। मतलब ये खर्चा सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4,50,000। वर्किंग नोट नंबर 10, एनुअल डे expense per annum 4,50,000। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस 4,50,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ से ही देख देख के लिखेंगे, 1,500 इंटू 120। देख लो कितना हो रहा है, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 1,500 इंटू 360। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यही है ना 1,500, यहाँ से देख देख के जस्ट लिखता है 4,50,000 डिवाइडेड बाई 1,500 इंटू 180। पहले ये कर लेते हैं, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 1,500 कर लेते हैं, 300 आ रहा है, 300 इंटू 120, 36,000, 36,000। अच्छा, 300 इंटू 360, 108,000, 1,08,000, और 300 इंटू 18 180, 54,000, 54,000, 36 1,08,000 54, 36 1,08,000 54, टोटल 90, और ये हो जाएगा 1,90,000। 198,000। हाँ, 1,98,000। और भी है बाबा, कितना बड़ा क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस वर्किंग नोट नंबर 11। अच्छा, इसमें दिया है 1,20,000। स्पोर्ट्स का भी वही सेम डेटा है, क्योंकि स्पोर्ट्स एनुअल फंक्शन में सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो पर स्टूडेंट के बेसिस पे कर देंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली तो कुछ दिया नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 11, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस पर एनुअल 1,20,000। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, यहाँ पर 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1,500 इंटू 120, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1,500। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोगों ने पहले भी तो किया है ना, तो बस वो देख देख के लिख रहे हैं यहाँ से ये डेटा। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1,500, पहले देखते हैं कितना होता है। 80 हो रहा है, 80 इंटू 12 120, 80 इंटू 120 9,600, 360 इंटू 80 28,800, और 180 इंटू 180 इंटू 80, तो ये हो गया 14,400, और ये सबका टोटल, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, 52,800।
अच्छा 52,800 होगा टोटल। $52,800, 9,600, 28,800, 14,400। अब एक एक कॉलम ऐड करो, ठीक है, और मुझे बताओ कितना होगा। यहाँ पर लिखते हैं टोटल, और तो कुछ खर्चा नहीं था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट पर एनम, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा सारे सेक्टर का। तो कैलकुलेट करो, हम अपने कैलकुलेटर में कर रहे हैं, जिसमें ये यहाँ पर माइनस है वो ध्यान रखना, यहाँ पर दो टोटल होगा। तो 16,80,000 हम पहले वाले कॉलम का कर रहे हैं, तुम लोग नेक्स्ट कॉलम का कर सकते हो। कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, जल्दी होगा इसीलिए। 43,200, 31,636, 38,400। मैम पहले वाले का 2087636। 208 2087636। अच्छा हाँ ठीक है। मैम सेकंड वाले का 343200। मेरा भी इतना ही आ रहा है। 343 34 लाख, 34,32,000। और ये वाला ये माइनस होगा। मैम लास्ट वाले का 3462764। 3462764। अच्छा ये ऐड कर लेते। 3462764 मिडिल वाला लिखा हुआ था, और ये 208। अच्छा ये आ रहा है 8982,400, ये टोटल आ गया। अब जाके हम लोग का जस्ट अभी कैलकुलेशन हुआ है, आंसर से एक भी नहीं हुआ है। अब हो जाएगा, आंसर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन मतलब जरूरत से ज्यादा है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम फॉर ऑल 3 स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट पर एनम, लेकिन पर स्टूडेंट नहीं है, इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो जगह है इसी में कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो यहाँ पर हुआ है 2087636, 2087636, ये है टोटल कॉस्ट, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही चीज हर जगह पे एप्लीकेबल। मान लो ये पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स में हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। आर्ट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 120 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, रुपीस पर स्टूडेंट हो जाएगा। कॉमर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 360, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 180। 3432 डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और ये लास्ट वाला है 3462 764, 3462 764।
और टोटल वाला भी कैलकुलेट कर दें। टोटल हुआ है 8982,400, 8982,400 और टोटल 1500, नहीं टोटल कितने 120,360, 660 चेक करते कितना होगा 20,87,636 120 ये आ रहा है 17,396 मतलब 397 17,397 ये वाला आ जा रहा है 34 32 और 3 9533 95 लास्ट वाला है 19237 19237 और ये आ जाएगा 8982,400 मैम 1369.6 609.6 मतलब उसमें 1 ऐड होके 610 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 6 आ रहा है। तो ये एक आंसर निकल के आ गया कॉस्ट पर स्टूडेंट। अच्छा फिर अभी भी बाकी है इफ द मैनेजमेंट डिसाइड टू टेक यूनिफॉर्म फीस, सभी से एक ही तरह का फीस लेना चाहते, चाहे आर्ट्स वाला हो साइंस वाला हो कॉमर्स वाला हो, 1000 करके पर मंथ फ्रॉम ऑल हायर सेकेंडरी स्टूडेंट, कैलकुलेट स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है तो यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, सेल माइनस कॉस्ट करेंगे तभी प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस, प्रॉफिट दिखाना है तो पहले सेल लिखेंगे, तो सेल मतलब फीस, टोटल फीस पर एनम, तो एक एक स्टूडेंट से कितना करके ले रहे हैं, नहीं पर मंथ कितना करके ले रहे हैं 1000 करके ले रहे हैं। ठीक है यहाँ पर तो 1000 इंटू 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 इंटू 12 तो 12,000, ये पर स्टूडेंट का हो रहा है। ठीक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ये पर स्टूडेंट का भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिखा देंगे। तो ये टोटल फीस पर एनम पर स्टूडेंट यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल फीस पर एनम पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से टोटल फीस कितना लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम। अभी अभी निकाला ये देखो आर्ट्स का कितना है 17397, 17397 मतलब इनसे तो लॉस ही है अगर इतना फीस लेते हैं, 9533 इनसे फिर भी प्रॉफिट है। अच्छा 19237 इनसे भी लॉस है, पर स्टूडेंट में लॉस कितना आ रहा है देख, यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस पर स्टूडेंट पर एनम, तो ये माइनस करने से हो जाएगा हम लोग का 5397 नेगेटिव में, ये प्रॉफिट है। 12,000 माइनस कर लेते हैं 9533 तो 2467, ये हो जाएगा 12,000 डिवाइड माइनस 19,237, इसमें भी लॉस है 700,237 इतने का लॉस है। ठीक है अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल लॉस या प्रॉफिट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेते हैं, हर एक स्ट्रीम में कितने कितने स्टूडेंट है यहाँ से देख के लिखेंगे 120 360, हम लोग डायरेक्टली भी यहाँ पर कर सकते थे ये इंटू 120 यहाँ पर, लेकिन फिर यहाँ पर 120 बहुत बार कैलकुलेट काफी ज्यादा हो जाता है ना, अगर हम लोग इसी को टोटल फीस पर स्टूडेंट पर एनम नहीं करके स्ट्रीम वाइज निकालते तो ये 12,000 इंटू 120 करना पड़ता, फिर यहाँ भी 120 करना पड़ता कॉस्ट फॉर आर्ट स्ट्रीम, फिर लेस करेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा इसीलिए हम इस यहाँ से 120 को एक ही बार में करके दिखा रहे पर स्टूडेंट का कैलकुलेट करने के बाद, यहाँ पर 360 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 180 से, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है जिसके केस में, तो 7237 ये मेरा पहले लिखा हुआ है तो इसी को पहले कैलकुलेट करते हैं 180 130 नहीं 130 नहीं 13 लाख 2660 ये लॉस है। अच्छा 2467 इंटू 360 888,120 8,88,120 5397 into 120 6
47,640 मतलब लॉस है 6,47,640 का लॉस हो जाएगा। तो ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया सेकेंड आंसर, जो कि टोटल प्रॉफिट या लॉस पूछा था। फिर बोल रहा है इफ मैनेजमेंट डिसाइड टू टेक 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कंप्यूट फी टू बी चार्ज। अगर 10% प्रॉफिट करना चाहता है तो इनको फीस क्या चार्ज करना चाहिए, अब ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ फीस to be charged to earn profit 10% on cost। अच्छा, तो यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम मतलब पूरे साल का कितना है 17,397, 9,533, 19,237। ये मैंने कॉस्ट क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 10% ऑन कॉस्ट बोला है, तो मैंने इसीलिए ये लिख दिया प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट। इस पे 10% मतलब 1,739.7 आ जाएगा, मतलब 1,740। ये हो जाएगा 953, ये 10% करने से 1,923.7 मतलब 24। ठीक है, अब इसका टोटल कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा सेल। सेल मतलब यहाँ पर फीस नाम होगा, फीस पर एनम पर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे 17,397 प्लस 1,740, 19,137, 9,533 प्लस 953, 10,486। अच्छा, ये हो जाएगा 19,237 प्लस 1924, तो ये हो गया 21,161। ठीक है, अच्छा अब हमें पूछा था कि इफ मैनेजमेंट डिसाइड टू टेक 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कंप्यूट फी टू बी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर ऑल थ्री स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली। ये हो गया फीस पर एनम। अगर हमें पर मंथ निकालना है, फीस पर एनम हो गया। सिमिलरली हम लोग फीस पर मंथ भी निकाल सकते हैं, तो इसको जस्ट 12 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,764। अगर ऐसा हमें बोला नहीं पर्टिकुलरली पर एनम निकालो या पर मंथ निकालो, लेकिन अगर हम लोग पर मंथ निकालना चाहे तो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखो डिवाइडेड बाय 12 कर लो तो 873.8 मतलब 874 लिख सकते हैं, 3.8 है। और 19,137 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 1594.7 मतलब 5। ठीक है, ये हो गया फी पर मंथ पर स्टूडेंट। ठीक है, अगर पर मंथ निकालना चाहे, वैसे कुछ पर्टिकुलरली बोला नहीं, इसलिए दोनों तरह से ही हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी बड़ा है। ठीक है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है और थोड़ा टाइम लगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर ये सब कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी करेंगे तो हमारा इससे ज्यादा ही स्पीड में करना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग टाइम के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो और यहाँ पर दो क्वेश्चन था, छोटा छोटा है, ये दो क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। मैं एक बार लास्ट वाला आंसर दिखाएगा। यस मैम, हो गया। अच्छा, और दो क्वेश्चन देखो। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देते हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, अभी हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोला है कि मिस्टर एक्स ओन ए बस विच रन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। तो इनके पास बस है खुद का, जो कि कैसे चलता है शेड्यूल के हिसाब से, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे, उसी दिन वापस आ जाता है। डिस्टेंस कवर, दिल्ली से चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है, तो जाके वापस आता है, यानी 250 किलोमीटर दिल्ली से चंडीगढ़ 250 किलोमीटर ट्रेवल होता है, फिर 250 किलोमीटर ट्रेवल होता है। ठीक है, मतलब टू ट्रिप्स
बट इसको बोलेंगे 1 राउंड ट्रिप, ऐसे बोला जाता है। लेकिन अगर ट्रिप्स में हमें प्रॉब्लम होता है, कोई जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 250 मतलब 250 का डबल। और कैसे होता है ये, ऐसे कितने दिन होता है, मंथली 8 डेज। अच्छा, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ। फिर बोल रहे सीटिंग कैपेसिटी ऑक्युपाइड, ऐसे ही दिल्ली से आगरा का डिटेल्स बता रहे हैं। दिल्ली से आगरा जो बस जाती है वो उसी दिन लौट के आती है, और डिस्टेंस कवर 210 किलोमीटर वन वे का मतलब है जाना और आना। 210 किलोमीटर वन वे मतलब एक साइड 210, फिर जब लौट के आएगी 210। नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, ये हो गया 10 डेज। और सीटिंग कैपेसिटी 85%। फिर दिल्ली से जयपुर 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मंथली 6 डेज चलती है बस, और ये जो है सीटिंग कैपेसिटी 100% है। और नीचे कुछ कॉस्ट दे रखा है, यहाँ पर बोला है कि फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स, कॉस्ट ऑफ द बस, सैलरी ऑफ द ड्राइवर, सैलरी ऑफ द कंडक्टर, सैलरी ऑफ द पार्ट टाइम अकाउंटेंट, इंश्योरेंस, डीजल कंजम्पशन, रोड टैक्स, ये सब दे रखा है। कुछ मंथली कुछ ईयरली दे रखा है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, परमिट फी, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बसेस। फिर बोल रहा है पैसेंजर से टैक्स लिया जाता है 20% ऑफ द टोटल टेकिंग्स, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम पैसेंजर। तो चार्ज कितना होगा, इंक्लूडिंग टैक्स ही होगा अगर टैक्स लिया जाता है तो। टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टोटल टेकिंग, इनको टैक्स चार्ज करना है कस्टमर से 20%, प्रॉफिट कमाना है 30%, दोनों ही टेकिंग्स के ऊपर। फेयर कितना होना चाहिए पर पैसेंजर फॉर द जर्नी दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू जयपुर, ठीक है। तो कोई पैसेंजर अगर दिल्ली टू चंडीगढ़ जाएगा तो उसका क्या सैलरी होना चाहिए, दिल्ली टू आगरा जाएगा तो क्या होना चाहिए, और दिल्ली टू जयपुर जाएगा तो क्या होना चाहिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर। कहां से कहां, पहले देखो दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से चंडीगढ़, इसमें डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 250 किलोमीटर जाना और 250 किलोमीटर आना, यानी 250 इंटू 2, ये एक दिन का है। ऐसे 8 डेज होता है, मंथली 8 डेज होता है, ठीक है। तो इंटू 8 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 250 इंटू 4000 6, 4000 पर मंथ, ठीक है, ये मंथली हो गया। फिर दिल्ली से चंडीगढ़ था, उसके बाद क्या था, दिल्ली से आगरा, ठीक है, आगरा। तो ये डिस्टेंस है 210 किलोमीटर इंटू 2, और ऐसा मंथली 10 डेज होता है। तो इसका बताओ कितना होगा, बोलो कितना होगा, 4200 4200, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दिल्ली से आगरा के बाद हो जाएगा दिल्ली से जयपुर। दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस होता है 270 किलोमीटर जाना और 270 किलोमीटर रिटर्न बैक, फिर 6 डेज पर मंथ। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना किलोमीटर पर मंथ, देख लो कितना होगा। 3240 अब टोटल करो, टोटल किलोमीटर पता चलेगा। टोटल डिस्टेंस कवर कितना होता है, 044 7440 हाँ 1144 किलोमीटर पर मंथ, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस कवर। अब हम लोग लिखेंगे पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। पैसेंजर इंटू किलोमीटर करना पड़ेगा। तो दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से जयपुर, ठीक है। तो किलोमीटर इंटू पैसेंजर, तो पैसेंजर देखो यहाँ पर 90% कैपेसिटी ऑक्युपाइड है। देखते हैं बस में कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सीटिंग कैपेसिटी 50%, ठीक है। तो एक ही बस है, वही इतने सारे जगह ट्रेवल करिए, 50 पैसेंजर्स। तो अब देखते हैं जो सीटिंग कैपेसिटी कितना यूटिलाइज्ड होता है। तो यहाँ 90% पहले वाले में, दूसरे वाले में 85%, और लास्ट वाले में 100%, ठीक है। ये हो गया पैसेंजर इनटू किलोमीटर करना है। तो किलोमीटर तो हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से किलोमीटर लगा लो, 4200 और 3240। तो ये आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। चेक करके देखो एक बार कितना आ रहा है, 4000 इंटू 50 इंटू 90%, पहले वाला 180,000 1,80,000। उसके बाद ये हो गया पैसेंजर किलोमीटर, 50 इंटू 1,70,500, 1,08,700 हाँ
और ये 50 का 100% मतलब 50 to 3 to 4 1,62,000। 1,62,000। अब टोटल करेंगे पैसेंजर किलोमीटर 1,60,000 to 1,70,000 180 5,20,000 5,25,000। 5,20,000 ये हो गया पैसेंजर किलोमीटर हो गया। तो मेन टास्क तो हम लोगों ने कर मैम लिया। अब बस 500 होगा। 500 भी तो होगा, मैंने सिर्फ ये लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग जो जैसे कॉस्ट निकालते हैं वो लिखेंगे। तो मंथली निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि ये देखो ये जो डिस्टेंस निकल रहा है ये मंथली निकल रहा है, ये सब मंथली दिया हुआ है, तो हम लोग कॉस्ट को भी मंथली ही कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट को मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स। हम ज्यादा जो है फॉर्मेट उतना मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है, थोड़ा सा रफली कर देते हैं, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग में क्या क्या आ जाएगा? स्टैंडिंग में हम लोग का, अच्छा यहाँ से दिया हुआ है, पहले है कॉस्ट ऑफ द बस, मतलब डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अभी देखा नहीं है मैंने कितना होगा, यहाँ पर दे रखा है 12 लाख है बस का कॉस्ट, तो 12 लाख लिख दिया है मैंने। सैलरी है 24,000 पर मंथ, तो सैलरी टू ड्राइवर 24,000 हम लोग पर मंथ ही निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद सैलरी टू कंडक्टर 21,000, सैलरी टू कंडक्टर 21,000। अच्छा, उसके बाद सैलरी ऑफ द पार्ट टाइम अकाउंटेंट, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट ये है 5,000 पर मंथ। जो पर मंथ है वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस, ये पर एनम, इंश्योरेंस को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4,800 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, क्योंकि ये पर एनम है, तो पर मंथ कितना हो जाएगा? 12 4 48, मतलब 400 हो जाएगा। अच्छा, इंश्योरेंस के बाद है डीजल, ये हम लोग का चला जाएगा रनिंग में। रोड टैक्स, रोड टैक्स 15,915 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा? 15,915 डिवाइडेड बाई 1326.25। 1326.25। अच्छा, ये हो गया रोड टैक्स। डीजल वाला हम लोग वहां पर लिखेंगे, वेरिएबल लुब्रिकेंट ऑयल वो भी वहां जाएगा। परमिट फीस ये यहाँ पर आ जाएगा, फिक्स्ड होता है, इसके बस के चलने के साथ कोई लिंक नहीं होता है। परमिट फी आ जाएगा 315 पर मंथ। अच्छा, इसके बाद है रिपेयर्स मेंटेनेंस, वो रिपेयर्स मेंटेनेंस के हेड में दे देंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, 20% पर एनम है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे 20% पर एनम, तो ये कैलकुलेट होगा तो ईयर का निकल के आएगा, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो पर मंथ का निकल के आएगा। कितना हो रहा है देखो, 20,000 आ रहा है मेरा। 20,000 ये हो गया स्टैंडिंग। अब निकालेंगे रनिंग। रनिंग वाले में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखते क्या रह गया था हम लोग का। सैलरी सैलरी सैलरी, ये डीजल, डीजल कंजम्पशन। डीजल कंजम्पशन क्या बोला है देखो, 4 किलोमीटर पर लीटर एट 56, मतलब 1 लीटर तेल पे 4 किलोमीटर जा सकते हैं, और उसके लिए 56 रुपीज खर्चा होता है। पर लीटर तेल का खर्चा है 56, तो 4 किलोमीटर पे 56, तो 1 किलोमीटर पे 56 डिवाइडेड बाई 4। और गाड़ी कितना किलोमीटर चलता है ये लेना चाहिए, पैसेंजर किलोमीटर से कोई लिंक नहीं, वो तो पैसेंजर मल्टीप्लाई करता है, गाड़ी चलने से ही तेल का खर्चा होता है। तो 11,440 ये हो गया रनिंग एक्सपेंसेस। तो कितना हो जाएगा, और ये तो मंथली है, तो मंथली ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। 56 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 160160। 160,160, ठीक है। अच्छा, अब और क्या बचा था हम लोग का यहाँ पर, लुब्रिकेंट ऑयल, इसका हो जाएगा
वही ऑयल का भी खर्चा उसी तरह से होगा, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। लेकिन खर्चा देख लेते हैं, 100 रुपए 10/100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाने के लिए 10 रुपीज, तो 1 किलोमीटर के लिए वही 10/100, 10/100, और इतने किलोमीटर के लिए मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 कैंसिल, 1144 बच रहा है। ठीक है, ये हो गया रनिंग, और बचा रिपेयर्स मेंटेनेंस, बस ये लिखना पड़ेगा। तो रिपेयर्स मेंटेनेंस 1000 का, रिपेयर्स मेंटेनेंस 1000 पर मंथ। अब सबका कर लो टोटल, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाए, देखो कितना होता है टोटल कॉस्ट। $5,132.6.25। टू थ्री फोर, मेरा तो इतना आया 234,345.25, ये आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग को बोला है कि पैसेंजर से टैक्स लेना है 20%, तो यहाँ पर टैक्स ऐड हो जाएगा, लेकिन टैक्स कैसे लेना है, टैक्स लेना है 20% ऑफ टेकिंग्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे करते हैं, मान लेते हैं कि टेकिंग्स जो है, लेट टेकिंग्स मतलब सेल, टेकिंग्स बी ₹X, तो टेकिंग्स का मतलब हो जाता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, टेकिंग्स का मतलब सेल, तो ये हो गया x। अब टोटल कॉस्ट ये कितना है 234, ये लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट आया है 234,345.25 प्लस यहाँ पर प्रॉफिट, और क्या आ जाएगा, यहाँ पर टैक्स भी आएगा, क्योंकि इनको टोटल कॉस्ट जो सेल प्राइस लगाना है वो विथ टैक्स लगाना है, तो टैक्स है 20% ऑन टेकिंग्स, तो 20% ऑफ x हो जाएगा, और प्रॉफिट जो है 30% ऑन टेकिंग्स, तो 30% ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30% मतलब 30/100, ये हो गया 0.3, तो ये माइनस कर लेते हैं, इधर आ जाएगा 0.3x, ये हो जाएगा 0.2x, ये बचा 234,345.25, तो 1 माइनस 0.3 माइनस 0.2, तो ये हो गया 0.5x। तो x इक्वल टू 234,345, 234,345, 0.25 डिवाइडेड बाई 0.5। तो यहाँ पर जो टेकिंग्स है वो कैलकुलेट होके आ रहा है 468690, 4,68,690.50। ठीक है, अब यहाँ से टैक्स निकाल लेते हैं, टैक्स इक्वल टू, टैक्स है 20%, 20%, तो इस पे 20% लगाएंगे, 93,738.1, ये हो गया टैक्स, और प्रॉफिट इस पे लगाएंगे, ये 20% था, इस पे 30% लगाएंगे, 140,607.15, तुम लोग इस पे अप्लाई कर दो। ठीक है, ये 468690.50 पे लगा है, टैक्स है 20%, और ये सेम डेटा पे 30%, ये कैलकुलेट हो गया प्रॉफिट और टैक्स। हम लोग को कैलकुलेट क्या करने बोला है, हमें जो है पेयर कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, तो टैक्स हम लोग का कैलकुलेट होके आया 93,738.10, ये हम लोग का टैक्स कैलकुलेट होके आया। अच्छा, अब इस पे हम लोग ये टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स आ जाएगा। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स, 328083.35। अब इस पे प्रॉफिट ऐड करेंगे, हम ना यहीं पर करके दिखाते हैं, नहीं तो पीछे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर करके दिखाते हैं। ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 14060
7.15 और ये दो सब ऐड करने पे टोटल करने पे आ जाएगा टेकिंग्स, और टेकिंग्स तो हम लोग खुद ही निकाल चुके हैं, तो फिर अगर टोटल करके भी देखते हो तो भी ठीक है, वहां से देख के लिखोगे तो भी ठीक है। ये हो गया टोटल टेकिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा रेट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो ये कैसे हो जाएगा, 468690.50 और डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर जो है 5,20,500 इससे डिवाइड कर दो 5,20,500। तो 468690.5 डिवाइडेड बाई 5,20,500, तो ये आ रहा है 0 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है 0.90, ठीक है 0.90 आ गया। अब हम लोग को हर एक जगह का हमें फेयर निकाल के दिखाना है। यहीं पर दिखा देते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ का कितना होगा, दिल्ली से आगरा का कितना होगा और दिल्ली से जयपुर का कितना होगा। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला पता है, ये हम लोगों ने निकाला है कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर 1 किलोमीटर जाने से 0.90 कॉस्ट लिया जाता है। तो अगर कोई दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है तो वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा, 250। यहाँ पर देखो ना दिया हुआ था ना 250, तो 250 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ₹0.90 के हिसाब से 210 किलोमीटर जाने का खर्चा, और ₹0.90 के हिसाब से 270 किलोमीटर जाने का खर्चा। तो इंटू करने से ही पता चल जाएगा, 250 का 90% करके देख लो, 90% करने से ही आंसर आ जाएगा 225। 90% या 0.9 जो चाहो लिख सकते हो, ठीक है। 210 का 90%, तो ये हो गया 189, और 270 का 90%, तो 243। तो ये हो जाएगा रुपीज इतना करके। तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने से एक पैसेंजर से ये पेमेंट लिया, मतलब फेयर लिया जाएगा, तो ₹225 पर किलोमीटर पर पैसेंजर, पर किलोमीटर नहीं 250 किलोमीटर फॉर वन पैसेंजर, ठीक है। ये टिकट का भाड़ा हो गया कि अगर किसी को दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है इस बस से तो उसको ₹225 देना पड़ेगा। ये 1 किलोमीटर का नहीं, ये 250 किलोमीटर का। और कैसे डिसाइड किया, पर किलोमीटर 90 पैसे के हिसाब से डिसाइड किया गया, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन का जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जस्ट अगर पढ़ के लगेगा कि काफी टफ है, लेकिन टफ नहीं है, बहुत सारा डिटेल्स दिया है, बस यही देख लो, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन ये तो रह गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही बता पाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आसान है, तुम लोग एक बार करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे कि या तो मार्जिनल कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कुछ एक स्टार्ट होगा, और लास्ट में हम ये वाला बता देंगे। ये बताएंगे जरूर, क्योंकि ये तुम लोग खुद से नहीं कर पाओगे, इसमें एक मतलब एडजस्टमेंट है जो लास्ट में मुझे समझाना पड़ेगा, तो ये मुझे करवाना पड़ेगा, हम करवा देंगे, लेकिन आज और नहीं करवा रहे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो बस एक ही क्वेश्चन हमारा बाकी रहा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।